हेलो एवरीवन, वेलकम। सेशन 26 स्टार्ट करते हैं। ऑरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स। ओके, अ स्पार्टन वर्च्यू, AN और IAN एक पेयर है एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस का, जिसकी डेफिनेशन होती है नेटिव ऑफ। करेक्ट। जैसे कि इंडियन हो गया नेटिव ऑफ इंडिया, इजिप्शियन हो गया नेटिव ऑफ इजिप्ट, हो गया नेटिव ऑफ इजिप्ट, राइट। इसी तरह से स्पार्टन हो गया नेटिव ऑफ स्पार्टा। और वर्च्यू, वर्च्यू इज ए नाउन। वर्च्यू का मतलब होता है एक अच्छी क्वालिटी। देखते हैं कैम्ब्रिज इसको कैसे डिफाइन करता है। वर्च्यू का मतलब एज अ नाउन अ गुड मोरल क्वालिटी इन अ पर्सन। ओके ओके, तो स्पार्टन हो गया हमारा एडजेक्टिव। स्पार्टन था एडजेक्टिव। AN अभी बताया एडजेक्टिव एंडिंग है। वर्च्यू नाउन अभी हमने देखा। तो अ स्पार्टन वर्च्यू, स्पार्टा के लोगों के अंदर कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज थी? डिसिप्लिन एक क्वालिटी थी उनके अंदर, और ओबीडियंस, DIENCE, और करेज। ठीक है, देखिए डिसिप्लिन्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि ED इज एन एडजेक्टिव एंडिंग और मैं यहाँ पर क्वालिटीज लिख रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर नाउन आएगा। ओबीडियंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ओबीडियंट एक एडजेक्टिव हो जाता है। मैं यहाँ पर क्वालिटीज लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर नाउन आएगा। डिसिप्लिन, ओबीडियंस, करेज। इसी तरह से एक और क्वालिटी थी उनके अंदर, इकोनॉमी ऑफ स्पीच की। उनकी इसी क्वालिटी को हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, इकोनॉमी का मतलब यहाँ से है कि वो शब्दों को बर्बाद नहीं करते थे। इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि वो कम बोलते थे। इकोनॉमी का मतलब ये है कि वो अपने शब्दों को वेस्ट नहीं करते थे। देखते हैं ऑक्सफोर्ड इसको कैसे डिफाइन करता है इकोनॉमी को। इकोनॉमी की डेफिनेशन है द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ वे दैट अवॉइड्स वेस्ट। ओके, ये वाला कंटेक्स्ट यहाँ पर नहीं आएगा कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन, ट्रेड एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एंशियंट स्पार्टा, एंशियंट का मतलब प्राचीन, ओरिजिनली नोन एज लैकोनिया। एंशियंट स्पार्टा, प्राचीन स्पार्टा जिसे लैकोनिया के नाम से जाना जाता था। द सिटीजन्स वेयर लॉन्ग सफरिंग, हार्ड बीटन, स्टॉइकल एंड मिलिट्री माइंडेड। वहाँ के सिटीजन, सिटीजन हो गया क्योंकि नाउन, तो उनको बताने के लिए हमारे पास यहाँ पर 4 एडजेक्टिव हैं। लॉन्ग सफरिंग, लॉन्ग सफरिंग का मतलब लंबे समय से दुखी होना नहीं होता है। लॉन्ग सफरिंग का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओपन बोर्ड मेरा कहाँ है, यहाँ पर। दे वेयर लॉन्ग सफरिंग। सबसे पहले तो जब भी आप ING फॉर्म ऑफ द वर्ब देखें, 3 बातों का ध्यान रखें। जब भी आप ING फॉर्म देखते हैं ना, तो 3 बातों का ध्यान रखें। या तो वो जेरेंड हो सकता है, ये सर्कल क्यों आ रहा है इतना, या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई दिस सर्कल इज कमिंग। ओके, जेरेंड होता है ING फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि हम नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ING फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। या फिर 3 बातों का ध्यान रखेंगे, या वो जेरेंड हो सकता है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, या फिर वो ING वर्ब हो सकता है, विच विल बी यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंसेस। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वर्ड एज अ जेरेंड, एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर एज एन ING वर्ब यूज होगा। मैंने बस इतना कहा कि वो आपको कंटेक्स्ट से पता करना पड़ेगा कि वो वर्ड नाउन की तरह यूज हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, या फिर वो एक ING वर्ब की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पर जो हमारा कंटेक्स्ट है लॉन्ग सफरिंग, वैसे ये वर्ड भी लॉन्ग सफरिंग एक एडजेक्टिव है। ओके, और लॉन्ग सफरिंग का मतलब होता है, अब इसकी डिफिनेशन पर आते हैं, पेशेंट। लॉन्ग सफरिंग इट्स एन एडजेक्टिव, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए एडजेक्टिव। तो पेशेंट, इसकी मीनिंग होती है पेशेंट, एडजेक्टिव वाला, या फिर टॉलरेंट,
या फिर अनकम्प्लेनिंग, राइट। लॉन्ग सफरिंग का मतलब लंबे समय से दुखी होना नहीं होता। लॉन्ग सफरिंग मीन्स पेशेंट, टॉलरेंट या फिर अनकम्प्लेनिंग। पेशेंट एडजेक्टिव वाला, पेशेंट एज अ नाउन का मतलब होता है रोगी, जिसकी तबीयत खराब है ना। ये ग है, म बन गया। ओके। लॉन्ग सफरिंग इन एंशियंट स्पार्टा, जो लेकोनिया के नाम से जाना जाता था, वहाँ के सिटीजन्स कैसे थे? दे वेर लॉन्ग सफरिंग, हार्ट बिटन। हार्ट बिटन का मतलब होता है कठोर। देखते हैं ऑक्सफोर्ड इसको कैसे डिफाइन करता है। हार्ट बिटन इज एन एडजेक्टिव, नॉट इजिली शॉक्ड एंड नॉट शोइंग इमोशन, मतलब कठोर थे। स्टोइकल, स्टोइकल का मतलब भी कठोर होता है। स्टोइकल को देखते हैं कैसे डिफाइन करता है। स्टोइक को देखते हैं, स्टोइकल हो गया उसका एडजेक्टिव। तो स्टोइक इज अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन और ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग, इसका भी मतलब हार्ट बिटन ही होता है। एंड मिलिट्री माइंडेड, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं, एक दूसरे के सिनोनिमी है, और ये उनके सिटीजन को डिस्क्राइब करते हैं। उनके सिटीजन जाने जाते थे, दे वेर लॉन्ग सफरिंग, हार्ट बिटन, स्टोइकल एंड मिलिट्री माइंडेड, एंड वेयर इवन मोर नोटेड। इन सब के लिए तो जाने जाते ही थे, इसके अलावा दे वेयर इवन मोर नोटेड फॉर देयर इकोनॉमी ऑफ स्पीच, अपने कम बोलने के लिए भी जाने जाते थे, देन वर्मोंटर्स। वर्मोंटर्स, वर्मोंट कोई जगह होगी, वहाँ के लोगों को कहा गया है वर्मोंटर्स, क्योंकि ई आर लगा हुआ है ना, तो मैंने आपको बताया है ERAROREE एज अ नाउन सफिक्स हम पर्सन के लिए, प्लेस के लिए या थिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्वालिटी कंडीशन के लिए यूज़ नहीं करते। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लेजेंड हैज़ इट, जब भी आप ये देखें लेजेंड हैज़ इट या फिर र्यूमर हैज़ इट, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बात सुनी हुई बात है, ठीक है। तो लेजेंड हैज़ इट मतलब कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं या फिर लोग कहते हैं दैट व्हेन फिलिप ऑफ मैसिडोनिया, मैसिडोनिया हो गया जगह का नाम, फिलिप हो गया वहाँ के राजा। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे ना, उनके जो पिता थे उनका नाम था फिलिप टू, तो शायद ये उनके फिलिप वन मतलब उनके फादर या फिर उसके उनके भी फादर की बात हो रही होगी। वे आर स्टॉर्मिंग द गेट्स ऑफ स्पार्टा, जब वो स्पार्टा के अंदर घुसे चले आ रहे थे। और लेकोनिया, जो उसका पहले वाला नाम ओरिजिनली नोन मतलब एज लकोनिया, स्पार्टा को जाना जाता था। ही सेंट अ मैसेज टू द बिसीज्ड किंग, बिसीज्ड का मतलब होता है घिरा हुआ, किंग इज अ नाउन, बिसीज्ड हो गया एडजेक्टिव। ईडी लगा है ना, ईडी। अच्छा एक बात बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया है कि ईडी इज एन एडजेक्टिव एंडिंग, राइट, लेकिन इसको ना ईडी वर्ब के साथ आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपने ईडी वर्ब देखा और आप उसको एडजेक्टिव मान बैठे। बिसीज्ड इज एन एडजेक्टिव, ईडी इज एन एडजेक्टिव एंडिंग। वैसे ईडी वर्ब भी होते हैं ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, कहीं ईडी एडजेक्टिव को आप कहीं ईडी वर्ब ना समझ ले, इस बात का ध्यान रखेंगे। इफ़ वी कैप्चर योर सिटी वी विल बर्न इट टू द ग्राउंड, अगर हमने तुम्हारे सिटी को कैप्चर किया हम उसे जलाकर राख कर देंगे। अ वन वर्ड आंसर केम बैक, एक शब्द का आंसर आया इफ़। तो कहने को तो ये एक शब्द है, लेकिन इसके अंदर मीनिंग कितनी सारी है। मतलब उसने ये कहा कि अगर मैंने तुम्हारी सिटी को कैप्चर किया तो मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। कंप्लीटली बर्न इट टू द ग्राउंड का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। तो एक शब्द का रिप्लाई आया इफ़, लेकिन इसके अंदर मीनिंग कितनी सारी थी। इट वॉज नाउ प्रोबेबली फिलिप्स टर्न टू बी स्पीचलेस, दो हिस्ट्री डज नॉट रिकॉर्ड हिज रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ फ्रॉम द नेम लैकोनिया डेट वी ड्राइव अवर वर्ड लैकोनिक, लैकोनिया से बना है लैकोनिक। लैकोनिक IC इज एन एडजेक्टिव एंडिंग। तो हम एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेंगे एक एडजेक्टिव से। इसका मतलब होता है पिथी या फिर कंसाइज या फिर इकोनॉमिकल इन द यूज ऑफ वर्ड्स, ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ कर्टनेस। कर्टनेस का मतलब होता है रूखापन या फिर तीखापन। तीखा नहीं कहेंगे, रूखा नहीं कहेंगे, क्योंकि तीखा हो गया एडजेक्टिव और हमें यहाँ पर एक नाउन की डेफिनेशन चाहिए ना, तो तीखापन हो गया या रूखापन हो गया। ओके, लकॉनिक वाज एन एडजेक्टिव, पिथी भी एडजेक्टिव हो गया। पिथी का मतलब भी होता है लकॉनिक या फिर कंसाइज, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। या फिर इकोनॉमिकल, लेकिन किस चीज़ में इकोनॉमिकल? लैकोनिक एडजेक्टिव था ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ जिससे कि आपको डेफिनेशन
सीख जाएं आप, मैं कैसे बनाता हूँ लैकोनिक। सिंपल सी बात है, लैकोनिक एक एडजेक्टिव है ना, अब मुझे एक एडजेक्टिव भी तो चाहिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो इकोनॉमी तो नाउन था, इकोनॉमिकल हो गया एडजेक्टिव। मुझे एडजेक्टिव चाहिए था, मुझे एडजेक्टिव मिल गया। लेकिन आप उसको ठीक से कंप्लीट करो डेफिनेशन को। इकोनॉमिकल तो ठीक है, लेकिन किस चीज़ में इकोनॉमिकल? तो इकोनॉमिकल इन द यूज़ ऑफ वर्ड्स, ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ कर्टनेस। इतना कम शब्द को यूज़ करना कि वो तीखा लगे, रूखा लगे। प्रिसाइजली द ऑपोजिट ऑफ वर्बोज। अब क्योंकि लैकोनिक एक एडजेक्टिव है तो डेफिनेटली इसका सिनोनिम एडजेक्टिव होगा, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन इसका एंटोनिम भी तो एडजेक्टिव ही होगा। तो वर्बोज इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। अब क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो हम इसको डिफाइन भी करेंगे एक एडजेक्टिव फ्रेज से। तो वर्बोज का मतलब होता है यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज़ करना। आगे बढ़ते हैं। लाइक द मैन हु वॉज वेटिंग एट अ लंच काउंटर फॉर ए हैम सैंडविच व्हेन इट वाज रेडी। जैसे हम जाते हैं KFC या फिर डोमिनोज में, तो फिर वो पूछते हैं डाइन इन है या टेक अवे है, तो वही उनसे पूछा गया। द क्लर्क इंक्वायर्ड पोलाइटली, विल यू ईट इट हियर और टेक इट विथ यू? तो बोथ वॉज द लैकोनिक रिप्लाई। अगर कोई ऐसा रिप्लाई कर दे तो सामने वाला क्या ही बोलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों को वाइन के ग्लास की एनाटॉमी बतानी होगी। एक वाइन का ग्लास दिखने में ऐसा होता है, इसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं रिम, इसके नीचे होता है बोल, ये जिसमें अल्कोहल या फिर वाइन रहेगा, और उसके नीचे होता है हमारा स्टेम। सबसे नीचे वाले पार्ट को कहते हैं बेस या फिर फुट। और कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं कि लोग वाइन को कंज्यूम करने के बाद लोगों को इम्प्रेस करने के लिए इस ग्लास को भी खाते हैं। ऐसा बहुत ही रेयर होता है, यूनिक केस है ये। ऐसा मैंने भी कभी नहीं देखा है, बस कुछ वीडियोस हैं उसमें ही मैंने इसको देखा है। तो इसी तरह की एक कहानी यहाँ पर हमें दी गई है, इसको पढ़ते हैं। और लाइक द वुमेन हु वॉज वॉचिंग अ लश, लश होता है शराबी, ठीक है। कैम्ब्रिज डेफिनेशन देखते हैं कैसे डिफाइन करता है कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज मतलब लश वैसे तो प्लांट्स के कंटेक्स्ट में यूज होता है, ऐसा एरिया दैट हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रीन हेल्दी प्लांट्स, ग्रास एंड ट्रीज। लेकिन हम इसको एज अ पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, अ पर्सन हु रेगुलरली ड्रिंक्स टू मच एल्कोहल। तो अ वुमेन वॉज वॉचिंग अ लश इम्बाइबिंग, ये ING वर्ब हो गया हमारा, जिसका मतलब है ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग ड्राई मार्टिनीज। मार्टिनीज एक तरह का कॉकटेल है, ओके, विच इज़ गार्निश्ड विथ लेमन एंड आई थिंक ये एल्पिनोज है या फिर ऑलिव्स है, ऑलिव्स है, ठीक है। एक तरह का ऐसा कॉकटेल विच इज़ गार्निश्ड विथ ऑलिव्स एंड लेमन। तो अ वुमन वॉज वॉचिंग अ लश इम्बाइबिंग ड्राई मार्टिनीज एट अ 3rd Avenue बार इन न्यूयॉर्क सिटी। द ड्रंक डाउन द कंटेंट्स ऑफ ईच कॉकटेल ग्लास एट वन गल्प, एक ही बार में वो गटक गया। उसके बाद डेंटली, बहुत ही नज़ाकत भरे तरीके से, निबल्ड, निबल्ड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में खाना, टू ईट समथिंग बाय टेकिंग ए लॉट ऑफ स्मॉल बाइट्स, एंड स्वेलोड द बोल। उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो वाइन ग्लास का जो बोल वाला पार्ट था, ये वाला, उसको वो खाता है। देन फाइनली टर्न द ग्लास ओवर एंड एट द बेस। उसके बाद वो ग्लास को उल्टा करके उसका सबसे नीचे वाला पार्ट, बेस मतलब ये सबसे नीचे वाला, इस पार्ट को खाता है। द स्टेम, स्टेम को ही थ्रू इन अ कॉर्नर, एक कॉर्नर में फेंक देता है। मतलब कि उसने जो कॉकटेल है उसको पिया, उसके बाद वो उसके बॉल को खाता है, फिर ग्लास के बेस को खा करके स्टेम को कोने में फेंक देता है। दिस अमेजिंग गस्टेटरी, ORY लगा हुआ है तो इट्स एन एडजेक्टिव। देखते हैं इसकी डेफिनेशन, कैम्ब्रिज इसको कैसे डिफाइन करता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टेड विथ टेस्ट, ओके। तो ये जो गस्टेटरी फीट है, फीट का मतलब एक तरह का अचीवमेंट। तो दिस अमेजिंग गस्टेटरी फीट, तो ये जो स्वाद से रिलेटेड, ये जो टेस्ट से रिलेटेड अचीवमेंट जो उसका था कि वाइन को ड्रिंक करना, उसके बाद उसके बोल को खाना, उसके बाद उसके बेस को खा करके उसका जो स्टेम है उसको फेंक देना, ये जो अचीवमेंट उसका था
दिस अमेजिंग गस्टेटरी फीट वेंट ऑन फॉर हाफ एन आवर. वो आधे घंटे तक चला, जब तक until a dozen stems were lying shattered in the corner, and the drunk had chewed and swallowed enough balls and bases to start a glass factory. उसने इतने ग्लासेस खा लिए थे, इतने ग्लासेस खा लिए थे कि वो अब वो ग्लास की फैक्ट्री तक स्टार्ट कर सकता था. उसके बाद he suddenly turned to the lady and asked, यहाँ पर वर्ब VED, belligerently. इट्स एन एडवर्ब. एक वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं. ठीक है. बेलिजरेंटली का मतलब हो गया इन हॉस्टाइल मैनर. वो उससे पूछता है, आई सपोज यू थिंक आई एम कुकू डोंट यू. कुकू का मतलब होता है क्रेजी, मैड. तुम सोच रही हो कि मैं पागल हूँ, मैं क्रेजी हूँ. डोंट यू. लड़की कहती है या फिर वो औरत कहती है, वो महिला कहती है, श्योर द स्टेम इज़ द बेस्ट पार्ट वॉज द लेकॉनिक आंसर. कहने का मतलब ये है कि उस आदमी ने ये सोच कर पूछा था कि आप ये सोच रही हैं कि मैं ग्लास खा रहा हूँ तो मैं पागल हूँ, लेकिन उस औरत ने रिप्लाई ये दिया कि हाँ मैं ये सोच रही हूँ कि आप पागल हो, क्योंकि आपने जो बेस्ट पार्ट है, जो उसका स्टेम वाला पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, उसी को आपने फेंक दिया. दैट वॉज द लेकॉनिक आंसर. ठीक है. बेलिजरेंटली इसको मैं एक बार डिफाइन करके बता दूं, और डेंटली, ये दोनों ही एडवर्ब हैं. मैंने आप लोगों को एडवर्ब का रूल बताया है, उसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जो नए बच्चे हैं. रूल ये कहता है कि एडवर्ब मे बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स by adding the adverbial suffix ly. ठीक है. जैसे एक एडजेक्टिव लेते हैं, बेलिजरेंट. इट्स एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है हॉस्टाइल. हॉस्टिलिटी तो नाउन हो गया ना, या फिर एग्रेसिव. बेलिजरेंट इसका मतलब हो गया हॉस्टाइल या फिर एग्रेसिव कह लो, हॉस्टाइल कह लो. ठीक है. तो एडवर्ब मे बी फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स. मेरे पास एक एडजेक्टिव है. बाई एडिंग द एडवर्बियल सफिक्स ly. इसके बाद मैंने एडवर्बियल सफिक्स लगा दिया, इसके बाद ly. अब मेरे पास बन गया बेलिजरेंटली. ठीक है. इट्स एन एडवर्ब. तो यहाँ पर वही हुआ है, बेलिजरेंट के बाद ly लगा करके हमने एक एडवर्ब बनाया, और डेंटी के बाद ly लगा करके हमने डेंटली बना दिया. दे बोथ आर एडवर्ब. रूल क्या नहीं कहता? रूल दो बातें नहीं कहता. सबसे पहला तो रूल ये नहीं कहता कि सभी के सभी ly सफिक्स वाले वर्ड्स एडवर्बिंग होते हैं. बहुत सारे ऐसे भी वर्ड हैं जिनके लास्ट में ly सफिक्स लगा हुआ है, लेकिन वो एडवर्ब नहीं है. ठीक है. रूल कभी ये नहीं कहता कि सभी के सभी वर्ड्स जिनके लास्ट में ly लगा हुआ है वो एडवर्ब होते हैं. और रूल ये भी नहीं कहता कि सभी एडवर्ब के बाद ly का आना जरूरी है. ठीक है. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब हैं, जो कि ly से एंड नहीं होते हैं, जैसे कि वेरी हो गया. मैं कहूँ ब्यूटीफुल गर्ल. अच्छा, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, लेकिन उसके साथ साथ किसी एडजेक्टिव या खुद किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है. जैसे मैंने यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल लिखा है, तो गर्ल तो नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, राइट. इससे पहले एडजेक्टिव के लिए मॉडिफायर जो कि डिग्री बताएगा किस हद तक ब्यूटीफुल, मैं एक एडवर्ब लगाऊंगा यहाँ पर.
एडवर्ब ही लगाऊंगा क्योंकि एडजेक्टिव के लिए हम एडवर्ब ही यूज़ करते हैं, वेरी लगा देते हैं, ठीक है। तो रूल ये कभी नहीं कहता कि सभी एडवर्ब एल वाई से एंड होते हैं, जैसे वेरी हो गया, नॉट हो गया। और रूल ये भी नहीं कहता कि हर एल वाई वाला वर्ड एडवर्ब ही हो तो होगा। ये तो रूल हो गया। अब एडवर्ब को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अगर आपने एडवर्ब, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे या फिर ग्रामर में आप देखोगे तो फिर एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके साथ साथ वो खुद एक एडजेक्टिव या खुद किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। और वो मैनर, टाइम, प्लेस, इस चीज़ को बताता है। टाइम, प्लेस, डिग्री, राइट, ठीक है। जब वो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तब वो डिग्री को बताता है। जैसे यहाँ पर जो प्रीवियस पेज पे मैं दिखाऊं, जो मैंने वेरी ब्यूटीफुल लिखा था, पता नहीं कहाँ गया वो। हाँ, जैसे मैंने ब्यूटीफुल गर्ल लिखा था, तो ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन किस हद तक ब्यूटीफुल, उसके लिए मैंने वेरी लगाया था। यहाँ पर वो डिग्री को बता रहा है, किस एक्सटेंट तक ब्यूटीफुल, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो फिर ये एडवर्ब एक वर्ब के लिए यूज हुआ है, ओके। आस्क्ड एक वर्ब है ना, तो यहाँ पर बेलिजरेंटली वर्ब के मतलब क्रिया के मैनर को बता रहा है। तो हम एक एडवर्ब ऑफ मैनर को डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लाइन, इन अ डैश मैनर, या फिर इन अ डैश वे, या फिर इन अ वे दैट शोज डैश। मैनर ही तो बताना है, ठीक है। तो बेलिजरेंटली की डेफिनेशन हो गई इन अ डैश मैनर, ये एडवर्ब है, था ना, ये एडवर्ब है ना, तो बेलिजरेंटली की डेफिनेशन हो गई इन अ बेलिजरेंट मैनर, या फिर इन अ हॉस्टाइल मैनर, या फिर इन एन एग्रेसिव मैनर, ओके। तो फिर वो उससे पूछता है एग्रेसिवली, ठीक है। इसी तरह से डेंटली को कैसे डिफाइन किया गया था? डेंटली का इन एन अट्रैक्टिव वे, या फिर इन अ केयरफुल वे, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डाउटलेस द सेम जेंटलमैन इन हिज अकस्टम्ड, अकस्टम्ड मतलब यूजुअल, इन हिज अकस्टम्ड स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा, या फिर द क्वालिटी ऑफ बीइंग इंटॉक्सिकेटेड। यहाँ पर इन एक नेगेटिव प्रीफिक्स नहीं है, यहाँ पर इन का मतलब है सिंपली इन। तो दिस जेंटलमैन इन हिज अकस्टम्ड स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अपने यूजुअल नशे के स्टेट में, who found himself painfully weaving his way, अपना रास्ता बनाते हुए along Wilshire Boulevard in Beverly Hills, California, he had somehow gotten on a TWA jetliner instead of the subway. वैसे तो जेटलाइनर होता है एक एरोप्लेन, लेकिन यहाँ पर उसकी गाड़ी को जेटलाइनर कहा गया है, ओके। When he realized almost too late that he was going to bump मतलब small collision, he was going to bump into a smartly dressed young woman who had just stepped out of her Mercedes Benz to go window shopping along the avenue, ठीक है। वो रियलाइज करता है कि वो टकराने वाला है इस औरत के साथ। ही क्विकली वियर्ड, वियर्ड मतलब जल्दी से डायरेक्शन बदल देना। ही क्विकली वियर्ड लेफ्ट, but by some unexplainable magnetic attraction, the woman veered in the same direction, again making collision apparently inevitable. Inevitable मतलब that cannot be avoided, okay. With an adroit maneuver, adroit मतलब skillful, it's an adjective। हमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड का चैप्टर किया था ना, उसमें हमने पढ़ा था फ्रेंच में राइट हैंड को कहते हैं एड्रॉइट। एड्रॉइट एक एडजेक्टिव है, तो हम इसकी डेफिनेशन हो गई स्किलफुल। स्किल नहीं कहेंगे, स्किल इज अ नाउन। एड्रॉइटनेस की डेफिनेशन थी स्किल, ओके।
विथ एन एड्रॉइट मैन्यूवर, मैन्यूवर मतलब कि मूवमेंट या फिर सीरीज ऑफ मूव्स दैट रिक्वायर स्किल. With an adroit maneuver, the drunk swung to the right. The lady did the same. अब वो राइट की तरफ मुड़ा तो ये लेडी भी राइट की तरफ मुड़ी. फाइनली बोथ जैम्ड ऑन द ब्रेक्स, दोनों ने ब्रेक्स लगाए अपनी अपनी गाड़ी के. एंड केम टू अ डेड स्टॉप. फेस टू फेस, फिर वो अपनी गाड़ी से उतर कर आए फेस टू फेस. एंड नॉट 6 इंचेस अपार्ट, 6 इंच की भी कम दूरी थी. एंड एज द एल्कोहलिक फ्यूम्स असेल्ड, असेल्ड का मतलब अटैक करना. और जैसे ही एल्कोहलिक फ्यूम्स, क्योंकि उसने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था, तो जैसे ही अल्कोहलिक फ्यूम्स ने अटैक किया द यंग लेडीज नोस्ट्रल्स, शी स्नियर्ड एट द रेकिंग स्विंग मैन. स्नियर्ड मतलब नाक भाव, सिकोड़ लेने वाला, जो हम फेस बनाते हैं ना, किसी को पसंद नहीं करते हैं तो वो वाला फेस उसने बनाया. एट द रेकिंग मैन, स्विंग मैन, यहाँ पर ये आईएनजी वर्ब है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो दे आर एडजेक्टिव. मैन तो नाउन हो गया. शी स्नियर्ड एट द रेकिंग मैन, रेकिंग मतलब बदबूदार. स्विंग मतलब इधर उधर मूव करने वाला. एज मच इन फ्रस्ट्रेशन, तो उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना मुंह बनाया. एज इन कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग दैट द अदर पर्सन इज यूजलेस एंड बीनीथ कंसिडरेशन. तो सामने वाला तो बेकार था ही, तो उसने इस फीलिंग में भी मुंह बनाया, नाक भाव अपने सिकोड़े, प्लस फ्रस्ट्रेशन में भी उसने नाक भाव अपने सिकोड़े. और फिर वो कहती है ओह हाउ गोश, गोश का मतलब ऑकवर्ड. ये भी हमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला जो चैप्टर किया था उसमें हमने देखा था. तो आदमी कहता है फाइन वॉज हिज हैप्पी रिस्पॉन्स. हाउ गोश विथ यू, ठीक है. दिस आंसर हाउएवर इज नॉट लैकोनिक, मियरली कंफ्यूज. मतलब उस औरत ने तो इस आदमी के लिए कहा था कि हाउ ऑकवर्ड, और ये आदमी क्या कहता है कि हाँ हाउ ऑकवर्ड विथ यू, मतलब उस आदमी ने खुद ये बात उस औरत के लिए कह दी. ठीक है. सो दिस आंसर इज नॉट लैकोनिक, दिस इज कंफ्यूजिंग. ओके, आगे बढ़ते हैं. वी हैव लर्नड दैट नेस in EWS, ITY and ISM are suffixes that transfer adjectives into nouns. तो हमने पढ़ा है NEWS, ITY और ISM लगा करके हम एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं. तो लैकोनिक तो एडजेक्टिव था, तो एक एक सफिक्स लगा करके हमने इसका नाउन बनाया है. एंड ऑल थ्री कैन बी यूज्ड विथ लैकोनिक, तो विथ कैरेक्टरिस्टिक. तो हमारा बन गया लैकोनिकनेस, लैकोनिसिटी, लैकोनिज्म या फिर लैकोनिक इज्म. ओके, तो हमने इस क्वालिटी को नाम दिया है. तो किसी के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वालिटी होगी तो लिखा गया है विथ कैरेक्टरिस्टिक लैकोनिकनेस. किसी के अंदर यूजुअली या फिर हैबिचुअल लैकोनिसिटी हो सकती है, या फिर किसी के अंदर हो सकता है अनयूजुअल हो. आगे पढ़ते हैं. अ लैकोनिज्म इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन. ठीक है, देखिए हमने उस क्वालिटी को, उस कैरेक्टरिस्टिक को नाम दिया है. उसके अलावा हम उस एक्सप्रेशन मतलब उस सेंटेंस को भी हम लैकोनिज्म कह सकते हैं. दैट इज पिथी एंड कंसाइज, जो कि पिथी हो. पिथी का मतलब होता है कंसाइज, जो कि पिथी हो, कंसाइज हो. एज द फेमस रिपोर्ट फ्रॉम ए नेवल कमांडर इन वर्ल्ड वार टू सॉ सब सैंक सेम. यहाँ पे सब का मतलब है सबमरीन. सबमरीन जो समंदर के नीचे डूब करके चलने वाली जहाज होती है उसको कहते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. मुझे वक्त नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए, इस वजह से सॉरी मैं बना नहीं पाता हूँ. ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियोस बन रही हैं तो मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है. वीडियो को शूट करने के बाद मुझे एडिट भी करना होता है, फिर अपलोडिंग में भी वक्त लगता है. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं. आप खुद भी ट्राई कीजिएगा आगे के जो पैराग्राफ हैं उसके बाद जो क्वेश्चन है, मतलब ये आप ट्राई कीजिएगा. पूरी बुक मैंने इतना पढ़ा दिया है, आप इस अप्रोच के साथ पढ़िए जिस अप्रोच को यूज़ करके मैं पढ़ाता हूँ. ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा. और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जो वीडियोज़ हैं दीज आर वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़, तो प्लीज़ आप इसे औरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए. मेरा
एक ही गोल है, एक ही एम है कि एजुकेशन फ्री हो सभी बच्चों के लिए। और फ्री का मतलब ये ना हो कि कुछ भी पढ़ा दिया, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, क्योंकि ये हर एक बच्चे का हक है, ठीक है। एंड जो बच्चे होते हैं दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और इसे औरों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपको ये नहीं कहना कि वीडियो बहुत अच्छा है या कैसा भी है, वो उसके ऊपर है। अगर उसको अच्छा लगेगा वो देख लेगा, अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो देख लेगा, ठीक है। लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो मेक श्योर कि आप इसे औरों तक भी शेयर करें। और हाँ, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है या फिर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोग वीडियो देखने से पहले ये ज़रूर देखते हैं कि काउंट क्या है, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच।